नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत फेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज श्रृंखला की यह 6ठी वीडियो है। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ से पे हमें सही कथन का चुनाव करना। तो विकल्प ए है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। तो ये विकल्प हमारा सही है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है 8वें वेतन आयोग का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष उन्होंने किसको बनाया है, उन्होंने उसका अध्यक्ष बनाया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है, 8वें वेतन आयोग के अंशकालिक सदस्य प्रोफेसर पंकज जैन है। तो प्रोफेसर पंकज जैन जो है वह 8वें वेतन आयोग के अंशकालिक सदस्य नहीं है, बल्कि यह सदस्य सचिव हैं। 8वें वेतन आयोग के सदस्य सचिव हैं कौन? पंकज जैन। और अंशकालिक सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष। प्रोफेसर पुलक घोष। तो 8वें वेतन आयोग का सदस्य सचिव हैं पंकज जैन और अंशकालिक सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष। तो विकल्प हमारा बी जो है यह गलत है। विकल्प सी है, 8वें वेतन आयोग को 24 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। विकल्प भी हमारा गलत है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को 24 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपनी है, बल्कि जो है 18 महीने के अंदर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। विकल्प डी है, इसमें 8वें वेतन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। यह विकल्प भी गलत है। 8वें वेतन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में नहीं है, बल्कि कहाँ पे बनाया गया है? नई दिल्ली को ही बनाया गया है। तो यह विकल्प भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए। विकल्प ए हमारा सही आंसर है कि इसकी अध्यक्ष जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। दूसरा प्रश्न है, कॉप 30 का आयोजन होगा। कॉप 30 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो कॉप 30 का आयोजन होगा आपका ब्राजील में। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। कॉप 30 का आयोजन जो है ब्राजील के वेलम में किया जाएगा। और इसका आयोजन जो है शुरू हो गया है 10 से 21 नवंबर। 10 से 21 नवंबर के मध्य जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा की दृष्टि से, कि जो क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी है, तो क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी उसका मानना, उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट आई है उसमें, उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील ने ग्रीन हाउस गैसों में 16.7% की गिरावट दर्ज की है। 16.7% की गिरावट दर्ज की है। उसका वहाँ पे जो ब्राज़ील में ग्रीन हाउस गैसों की कुल उत्सर्जन क्षमता थी 2.576 गीगाटन थी। उसको घटाकर उसने जो है 2.145 गीगाटन कर दिया है। और उसका मुख्य कारण है ब्राज़ील का जो है अमेज़न और जो सेरेडो वाले क्षेत्र हैं उसके जंगलों का जो कटान है उसको रोकने में उन्होंने सफलता पाई है। तो कॉप 30 का आयोजन कहाँ पे हो रहा? ब्राज़ील के बेलम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प है विकल्प ए, पेरिस मास्टर खिताब 2025 के विजेता यानी सीनियर हैं। तो पेरिस मास्टर खिताब 2025 के विजेता यानी सीनियर, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, पेरिस मास्टर 2025 का खिताब जीतने के पश्चात यानी सीनियर दुनिया की नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बन गए। यह विकल्प भी हमारा सही है कि पेरिस मास्टर 2025 का खिताब जीतने के पश्चात यानी सिनर को दुनिया का नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया है। विकल्प सी है,
विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी जैस्मिन पाउलिनी है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी जैस्मिन पाउलिनी नहीं है, बल्कि जो है आर्याना सबालेंका है। तो हमारा विकल्प सी गलत है और हमारा सही उत्तर होना चाहिए विकल्प डी। WTA 2025 का खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता, यह भी हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी जैस्मिन पाउलिनी नहीं है, बल्कि कौन है? आर्याना सबालेंका है, आर्याना सबालेंका। और जो WTA 2025 का खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता था, उसकी उप विजेता है जैस्मिन पाउलिनी। कौन है? उसकी उप विजेता है। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा सारंडा फॉरेस्ट रिजर्व किस प्रदेश में है? तो जो सारंडा फॉरेस्ट रिजर्व है वो है आपका झारखंड में। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। सारंडा फॉरेस्ट रिजर्व जो है अभी चर्चा में रहा है, यह चर्चा में रहा है। और इसके चर्चा में रहने का मुख्य कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार को दिया गया आदेश और निर्देश की इसको जो है एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाए। वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाए। और जिसका अब वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने का आदेश तो सरकार ने दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है सरकार को। लेकिन अब वहाँ की जो आदिवासी जनजातियां हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने उसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। और सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने है, सरकार को कुल 314 वर्ग किलोमीटर में 314 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। बेसिकली यह एक जैव विविधता युक्त क्षेत्र है और यहाँ पे साल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए सारंडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सारंडा का जो शाब्दिक अर्थ होता है 700 पहाड़ियाँ। 700 पहाड़ियाँ जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प डी झारखंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रदर्शनी 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसके संबंध में? राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रदर्शनी, इसको ANAI प्रदर्शनी भी कहा जाता है, ANAI प्रदर्शनी 2025। तो ANAI प्रदर्शनी या राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रदर्शनी, इसका आयोजन विकल्प है, इसका आयोजन 10 से 12 अक्टूबर 2025 के मध्य किया गया। यह विकल्प हमारा सही है। राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रदर्शनी 2025 का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर 2025 के मध्य किया गया। विकल्प बी है, इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में किया गया। यह भी विकल्प हमारा सही। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस केंद्र में? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। तो विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है, इसकी थीम सुशासन और अभिलेख है, तो सुशासन और अभिलेख 2025 इसकी थीम है। विकल्प सी भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आयोजन किया गया है, तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक और सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रदर्शनी के आयोजन से एक सूचना हमें प्राप्त हुई है कि 27 जनवरी 1967 को जो है शांतिकाल में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके नाम का परिवर्तन किया गया था। 27 जनवरी 1967 को शांतिकाल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों के नाम परिवर्तन की अधिसूचना जो है राष्ट्रपति सचिवालय ने जारी किया था। और पहले जो आपके शांति के जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं, जो कि है अशोक चक्र, मालूम होगा हम सभी को, अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। इसके बाद है कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये 3 पुरस्कार, अशोक, कीर्ति और शौर्य,
पहले इनका नाम था अशोक चक्र प्रथम, अशोक चक्र द्वितीय और अशोक चक्र तृतीय। और 27 जनवरी 1967 के राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया था। तो यह इसी प्रदर्शनी में इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में किया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। त्रिपुरा के गोमती जिले में, त्रिपुरा के गोमती जिले में त्रिपुरेश्वरी मंदिर है। और अभी हाल ही में इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार कराया गया, इसको पुनर्विकसित किया गया है। और इसके पुनर्विकास के पश्चात जो है, इसके जीर्णोद्धार के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और यह 51 शक्तिपीठों में सम्मिलित है। यह स्थल त्रिपुरेश्वरी मंदिर जो है 51 शक्तिपीठों में सम्मिलित है। और इस मंदिर का निर्माण, चूंकि अभी चर्चा में रहा, पूछा जा सकता किसने कराया था, तो त्रिपुरेश्वरी मंदिर का निर्माण जो है 1501 में, कब? 1501 में महाराजा धन्य माणिक्य के द्वारा जो इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के किस प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता? तो सीपी राधाकृष्णन जो है 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ इन्होंने लिया है। और इन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के वी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया था। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला एआई स्कूल किस जिले में खोला गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला एआई स्कूल जो है खोला गया कानपुर में। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। कानपुर के स्वरूप नगर में उत्तर प्रदेश का पहला एआई स्कूल खोला गया है। और इस स्कूल का नाम भी पूछा जा सकता है, तो E&ICT एकेडमी कानपुर, पूरा नाम है E&ICT एकेडमी कानपुर। और इसकी स्थापना जो है IIT कानपुर की मदद से की गई है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प डी कानपुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन E3 गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो E3 अभी हाल ही में ईरान पर प्रतिबंध लगाने के कारण चर्चा में रहा है। तो E3 गठबंधन का सदस्य नहीं है। फ्रांस है, इटली नहीं है, जर्मनी है, ब्रिटेन है। 3 इसके सदस्य देश हैं E3 के। इटली इसका सदस्य नहीं है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे राजा पृथु का संबंध, जो है असम से है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। राजा पृथु जो है कहाँ के शासक थे? यह असम के शासक थे। और अभी हाल के दिनों में असम के मुख्यमंत्री ने जो है एक नवनिर्मित फ्लाईओवर का नामकरण जो है राजा पृथु के नाम पे किया है। उन्होंने राजा पृथु को उस फ्लाईओवर को समर्पित किया है, जिसके कारण जो है इनका जो है एक बार पुनः नाम आया है। और यह असम के एक महान शासक थे, महानतम शासकों में से एक शासक थे। और इन्होंने जो बख्तियार खिलजी को परास्त किया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी को भी इन्होंने परास्त किया था। और इनका मूल नाम था विश्व सुंदर देव इनका पूरा नाम था। और 1185 से लेकर 1228 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी बेसिकली मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, जिसने जो है कई हमारे जो है मंदिरों और विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया था।
नष्ट कर दिया था। इसके बाद हमारा 11वां एवं अंतिम प्रश्न है, महिला विश्व कप क्रिकेट 2025 महिला विश्व कप क्रिकेट 2025 में किस खिलाड़ी को वुमेन ऑफ द सीरीज प्रदान किया गया? तो वुमेन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो है दीप्ति शर्मा को दिया गया था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने जो है फाइनल मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 5 विकेट भी लिया था और 54 या 58 रन भी इन्होंने बनाया था। शेफाली वर्मा को वुमेन ऑफ द मैच दिया गया था इनको, मतलब वुमेन ऑफ द मैच का पुरस्कार इनको दिया गया था। लारा वुलवार्ट जो है वहाँ की दक्षिण अफ्रीका की, चूँकि उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका थी, तो वहाँ की कप्तान कौन थी? लारा वुलवार्ट थी। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिला विश्व कप क्रिकेट 2025 का आयोजक देश कौन था? तो भारत था। भारत ने फाइनल मैच में कुल कितने रन बनाए थे? तो 298 रन बनाए थे, जबकि 246 रन ही बना सका था दक्षिण अफ्रीका और 52 रन से भारत यह मैच जीता था। ठीक है, तो मित्रों इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास हमने सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।